हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद और स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम मौर्य साम्राज्य को ब्रीफ में जान लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने 322 ईस्वी के आसपास इस महान साम्राज्य की नींव रखी। इस कार्य में आचार्य चाणक्य, जो कि भारत के महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे, ने खूब मदद की। उन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र में डिटेल में मौर्य साम्राज्य की व्यवस्था, उसके प्रशासनिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक सभी पहलुओं पर बड़े बारीकी से अपने विचार रखे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान महत्वाकांक्षी नवयुवक था, जिसने सर्वप्रथम मगध पर अपना टारगेट स्थापित किया और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तत्पश्चात उन्होंने अपने आसपास के एरिया महाजनपदों को जीतकर मगध का और ज़्यादा विस्तार किया। उसकी इसी शक्ति को देखकर आसपास के विदेशी शासक भी भयभीत हो जाते थे। सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को 305 ईस्वी में हराकर उसने अफगानिस्तान के इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। इनमें थे काबुल, हेरात, बलूचिस्तान। तत्पश्चात विकास का और एक्सपेंशन का ये दौर लगातार चलता रहा। बिंदुसार ने हालांकि कोई महत्वपूर्ण विजय नहीं की, लेकिन उसने इस विकास को, इस एक्सपेंशन को लगातार गति देने का कार्य किया। उसके पश्चात उसके पुत्र अशोक ने इस कार्य को आगे बढ़ाया और अंत में वृद्धरथ नाम का अंतिम मौर्य सम्राट अपने सामंत पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाता है। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। द ग्रेट अशोका, जिनका कार्यकाल 269 BC टू 232 था। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के विश्व प्रसिद्ध महान सम्राट थे। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और बिंदुसार के पुत्र थे। इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। कहा जाता है कि अशोक बिंदुसार के 100 पुत्रों में से एक थे। अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल करके राजगद्दी हासिल की थी, किंतु इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। एक राजकुमार व सामंत के तौर पर अशोक को बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए भेजा तथा बाद में वह उज्जैन के शासक के रूप में भी स्टैब्लिश हो जाता है। किंवदंतियों के अनुसार अशोक युवराज नहीं थे। महावंश में कहा गया है कि जब बिंदुसार बीमार पड़ गए तो अशोक उज्जैन से पाटलिपुत्र आ गए और राजधानी पर अधिकार कर लिया। यह भी कहा गया कि उसने अपने बड़े भाई सुसीमा की हत्या करके 99 भाइयों की भी हत्या करवा दी और अंत में उन्होंने 37 ईयर्स तक शासन किया। अशोक को मुख्य रूप से उसकी कलिंग विजय के रूप में जाना जाता है। कलिंग वर्तमान उड़ीसा प्रांत था, जिसको हासिल करने के लिए अशोक ने खूनी संघर्ष लड़ा। सम्राट अशोक को मुख्य रूप से उसकी कलिंग विजय के रूप में जाना जाता है। कलिंग वर्तमान उड़ीसा प्रांत था, जिसको हासिल करने के लिए अशोक ने खूनी संघर्ष किया। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार सिंहासन पर बैठने के 8 वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर अधिकार कर लिया। इसमें 1 लाख से ज़्यादा स्त्री पुरुष मारे गए तथा भयंकर खून खराबा हुआ। 1,50,000 लोगों को बंदी बना लिया गया। चारों तरफ भयंकर रक्तपात था। इस भयंकर रक्तपात से अशोक का हृदय ध्रुवित हो उठा। अब उसने अहिंसावादी और जन कल्याणकारी दृष्टिकोण को अपना लिया। अब वे लोगों के दुखों पर, लोगों के दर्द पर मरहम लगाने का काम में जुट गए और यहीं से अशोक के जन कल्याणकारियों की भी शुरुआत होती है। दिव्य वादन के अनुसार बौद्ध भिक्षुक समुद्र ने अशोक को बौद्ध धर्म से अवगत करवाया।
कलिंग का युद्ध 261 BC में हुआ। युद्ध में लाखों लोग मारे गए, जिससे अशोक का मन युद्धों से विमुख हो गया, अर्थात उसने अब युद्ध ना करने का फैसला कर लिया। अब उसने जीव मात्र के कल्याण के लिए कार्य शुरू किए और उसका ध्यान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रति आकर्षित हो गया। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित होकर ही उसने सर्व जीव कल्याण हेतु कुछ नियमों को सूचीबद्ध करवाया, जिसे अशोक ने धम्म का नाम दिया। अर्थात अशोक ने खुद ही एक ऐसा धर्म स्टैब्लिश करने का प्रयास किया जिसमें सभी को समान रूप से और सामान्य व्यवहार के अनुसार कार्य करने को कहा गया। अशोक ने इसके लिए बहुत सारे कार्य किए, इसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कार्य किए। शिलालेख, लघु शिलालेख पर इसके नियमों को खुदवाया गया, अंकित करवाया गया। अशोक ने 84,000 स्तूपों और विहारों का निर्माण भी करवाया, जिससे कि बौद्ध भिक्षुक उनमें निवास कर सकें। धम्म की सहिष्णुता और सामान्य व्यवहार इसके मूल में था। अहिंसा पर जोर दिया गया, युद्ध नीति के स्थान पर धम्म विजय पर और मानव सेवा पर जोर दिया गया। जीव हत्या पर रोक लगा दी गई। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा की। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। बौद्ध संगति के अंत में अशोक के द्वारा धम्म प्रचार हेतु कई जगहों पर धम्मदूत भी भेजे। अशोक बाबरू लेख में युद्ध, धम्म तथा संघ में विश्वास करता है। वास्तव में अशोक का धम्म युगीन आवश्यकताओं के अनुकूल था। अशोक के विशाल साम्राज्य में भिन्न भिन्न भाषा भाषी नस्ल समुदाय के लोग थे, जिन्हें एक मंच पर लाने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम की आवश्यकता थी, और अशोक का धम्म इसी का प्रतिबिंबन था। रोमिला थापर, जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार है, उनके अनुसार अशोक के धम्म की तुलना अकबर के दिन हिलाई से की जा सकती है। अशोक श्रमणों के अतिरिक्त ब्राह्मणों के प्रति भी आदर रखता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के भिक्षुओं हेतु गुफा प्रदान की, तो आजीविकों को भी गुफाएं दी। इस प्रकार अशोक धर्म सहिष्णु शासक था और उसका धम्म कई धर्मों का सार था। कई धर्म उसमें प्रतिबिंबित होते थे